हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एक्सीलरेट जिंदगी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स और मास ऑफ द पार्टिकल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं या कोई हम केमिकल रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री में इसके बिना हम फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट नहीं कर सकते। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अगेन दो सब टॉपिक हैं जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन उनकी हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती है। बच्चे या फिर जो भी न्यू होते हैं टू स्टडी द केमिस्ट्री, उनको ये छोटी छोटी टर्म्स भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी बेसिस पर बनाई गई है कि हम मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसमें यूज़ होने वाली दो छोटे छोटे टर्म्स को डिफरेंट तरीके से, जैसा कि मैं जिस तरीके से मैं अपने आप को समझाती हूँ या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, उसको उस तरीके से समझ सके। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जिनका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं और इनका साइज क्या होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है वो हमें पता होना ज़रूरी है। और साइज के बाद हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कैलकुलेट करते हैं, तब हमें ऐसा यूनिट का पता होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानते। जैसे कि ये तो हमें पता है कि एटम्स आर वेरी टाइनी। एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं क्योंकि हम इनको नैनोमीटर में मेजर करते हैं और इनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखना चाहें तब भी हम नहीं देख सकते। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी, कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज, कैन नॉट सी देम with the help of a microscope, and a sample of matter consists of extremely large number of atoms or molecules, and we have many number units in our daily life. तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, इनमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है, अगर हमें किसी कंपाउंड का सैंपल दिया गया है या हमारे पास सपोज़ सॉलिड स्टेट में हमारे पास NaCl टेबल सॉल्ट जो होता है, उसका अगर हमने एक चुटकी लिया हुआ है, तो उसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाएँगे। तो एक्चुअल में अगर हमने एक चुटकी भर भी लिया है ना, 1 पिंच ऑफ NaCl भी लिया है, तो उसमें एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आयनिक कंपाउंड होता है वो, तो आयनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे उसमें, लार्ज नंबर, जिनका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की कि वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उनके नंबर के बारे में भी कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी डेली लाइफ में अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जैसे एक डजन यूनिट होती है जिसमें हम 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। कोई भी चीज़ है अगर वो 12 है तो हम उसको डजन बोलते हैं। वैसे ही अगर हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं तो हम मिलीलीटर या लीटर में कैलकुलेट करते हैं। हमें अगर मास कैलकुलेट करना होता है तो हम ग्राम में, किलोग्राम में या मिलीग्राम में कैलकुलेट करते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऐसा यूनिट्स, और उनका भी हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी इस वीडियो में हम मूव करते हैं एटम की तरफ कि एटम एक्चुअल में क्या होता है। व्हाट इज एन एटम। एटम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी आयनिक कंपाउंड का या कोवलेंट कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, इंडिपेंडेंटली का मतलब वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो एटम है तो। लेकिन हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात आप क्लियर कर लें, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट करते हैं, अपने आप ही विघटित होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो उनको आप दूर रख दीजिए। हम उनके अलावा जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, हम उनकी बात कर रहे हैं कि एटम ही एक ऐसा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है किसी भी कंपाउंड का, वो एटम होता है जो इंडिपेंडेंटली पाया जा सकता है। तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मटेरियल फाउंड एनीवेयर इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जो भी मटेरियल है उस सब का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एक एटम होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स, मून, सन, हाउस, प्लांट और
ऑल लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, सब में एटम होता है। अब अगर हम एटम की बात करते हैं तो हाउ स्मॉल इट इज, वो कितना छोटा है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसे समझने से पहले हम कुछ एटम्स के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम O2 गैस की अगर बात करते हैं तो O2 एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि हमें लिविंग बीइंग में अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए O2 की नीड होती है, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए O2 की नीड होती है। सिमिलरली वाटर, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, और उसके अलावा हमारी डेली लाइफ के बहुत ज़्यादा 80 to 90% काम ऐसे हैं जो वाटर पर डिपेंड होते हैं। देन आयरन एक ऐसी मेटल है जो हमारे हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, हमारे ब्लड में पाई जाती है। हाइड्रोजन या कार्बन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने से हमारी बॉडी बनी हुई है, या बॉडी के ग्रो करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे के सारे एटम्स में यहाँ पे ये हाइड्रोजन H जो लिखा हुआ है ये सिर्फ एक एटम है, अदरवाइज सॉरी आयरन भी मेटल है, एटम है जो कि मेटल होती है। देन H2 एक मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, और O2 भी एक मॉलिक्यूल है। तो अभी कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि एक्चुअल में जो इनका साइज होता है वो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, क्योंकि इस एटम को हम मेजर करते हैं एज द स्फेयर, और स्फेयर की जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर में मेजर की जाती है, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स होता है 1/10⁹ मीटर। ओके, मतलब 10⁻, अगर हम मीटर में इसको कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इक्वल्स होगा 10⁻⁹। इट मीन्स एक मीटर के अगर हमने 10⁹ पार्ट कर दिए तो उन पार्ट में से एक पार्ट, समझ रहे हैं आप, एक मीटर अगर लेंथ का आपके पास कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल के इक्वल पार्ट आप कर दीजिए, कितने करने हैं लेकिन 10⁹ के बराबर, और उनमें से एक पार्ट जो होगा वो 1 नैनोमीटर होगा। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि हमें इसको देखना तो इम्पॉसिबल ही है, हम इसको नहीं देख सकते। तो अब हम इसको इस एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एग्जांपल से समझ सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही नॉलेजफुल है, यहाँ से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1 ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन, मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है हमारा ये 0.1 नैनोमीटर साइज का माना जाता है। ओके, गोल्ड पार्टिकल, अगर हम गोल्ड पार्टिकल की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, तो वो हम मान सकते हैं कि वो 10 नैनोमीटर का होता है। देन वायरस, वायरस से अब हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, कोविड ने सबको बता दिया कि वायरस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पूरी दुनिया को एक छोटा सा वायरस हिला सकता है। और देखिए इसका साइज कितना है, 1 माइक्रोमीटर, सिर्फ 1 माइक्रोमीटर का वायरस है, और उसने पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट एक्चुअली थिंकिंग के बेस पर, अगर हम ब्रेन के बेसिस पर बात करें तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में ह्यूमन बींग आता है, लेकिन उसने हम सबकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था, जिसका इफेक्ट हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत अभी भी है, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा, किसी की में कम, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में कितनी ज़्यादा डेथ हुई थी। तो वायरस जो होता है उसका साइज होता है 1 माइक्रोमीटर। देन हेयर की बात करते हैं तो हेयर का साइज होता है 100 माइक्रोमीटर। हेयर, एक बाल, जो अगर आपके पास रखा हुआ है तो दिखाई देगा, और अगर आप उसको 2-3 मीटर से भी देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देता है। तो हम हेयर का जो साइज है, यहाँ पे साइज जो बात हो रही है ना हेयर की, तो हेयर की हमें कटिंग करके उसका जो सर्कल शेप में उसकी कटिंग करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसका साइज क्या है, उसके सर्कल का क्या साइज है, तो वो 100 माइक्रोमीटर होता है। देन अगर हम एक कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन जो होता है वो 1 सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है। ओके, नाउ अगर इसी पिक्चर के हम बॉटम वाले पार्ट पर आते हैं तो बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, केमिस्ट्री के स्टूडेंट इस कंपाउंड को 11th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बेंजीन जो होता है उसका साइज बताया गया है 0.5 नैनोमीटर के अराउंड। कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है, कार्बन के
बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं और कार्बन के नैनो पार्टिकल्स का हमारी डेली लाइफ में होने वाले टेक्नोलॉजी के चेंज में बहुत बड़ा रोल है। जैसे ग्राफीन है एक, ओके, वैसे ही एक कार्बन नैनो ट्यूब होती है, उसका साइज होता है 5 नैनोमीटर, डायमीटर है एक्चुअली, ओके, ये रेडियस नहीं है। देन रेड ब्लड सेल, ब्लड, हमारे ब्लड की जो रेड सेल होती है उसका साइज होता है 5 माइक्रोमीटर। देन पेन से जो हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं वो 1 मिलीमीटर का होता है। और अगर अब हम आ जाते हैं वाटरमेलन की तरफ, तो वाटरमेलन का साइज है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मतलब एक एवरेज साइज दिया गया है। इस पिक्चर में सारे साइज जो है वो एवरेज है, एकदम परफेक्ट साइज नहीं दिया हुआ है, रेंज दी गई है कि इस रेंज के लगभग, ओके। तो अब अगर हम वापस मूव करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की तरफ, तो ये है 0.1 नैनोमीटर। तो अब हम शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ एन एटम क्या रेक्टेंगुलर होती है, स्क्वायर होती है, सिलिंड्रिकल होती है, ट्रायंगल होती है, स्टार शेप होती है, क्यूबॉइड होती है, क्यूब होती है? तो नहीं, ओके, कुछ इनमें से कोई सी भी शेप नहीं है जो एटम की होती है। एटम की शेप को जो एक्सपेरिमेंटली लाइक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी के बेस पर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस तरीके से हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर जो एटम की स्ट्रक्चर मेजर की गई है वो एक स्फीयर होती है, लाइक अ बॉल, ओके, या फिर लाइक अर्थ। ठीक है, तो शेप जो होती है एटम की वो स्फेरिकल होती है। और अगेन साइज इसका जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वी कैन नॉट सी बाई देम बाई नेकेड आइज। तो शेप हमारी ये स्फेरिकल शेप है एटम की। एंड देन एक एटम जो होता है वो दो मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियस, रेड कलर का जो दिखाया गया है यहाँ पर, और ये ब्लू कलर का स्मॉल वाला जो दिखाया गया है ये इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। ये बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग है। और ये जो यहाँ पर स्फेरिकल लाइन दिखाई गई है इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वेव की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये देखिए, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया गया 1 फेम्टोमीटर में होता है। ये साइज और भी ज़्यादा छोटा होगा क्योंकि अगेन ये स्मॉल पार्ट हो गया, एक एटम पूरा पार्ट है, क्योंकि एटम में हम न्यूक्लियस और ऑर्बिट दोनों को कंसिडर करते हैं कि जिस एटम में जितनी ऑर्बिट है वहाँ तक का लास्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, सबसे बाहर का, और न्यूक्लियस का सेंटर, वहाँ तक, वहाँ से हम एक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो ये एटम की अगर रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस का साइज छोटा ही होगा। तो ये जो पिक्चर है ये आपका बोहर्स मॉडल के बेस पर शो किया गया है। तो आई थिंक आपको अब साइज समझ में आ चुका होगा कि एटम का साइज कितना ज़्यादा छोटा होता है, और इतनी ज़्यादा छोटे पार्टिकल को काउंट करना इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल, ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी थिंग है, बट उसको भी इंसान ने अपने माइंड का यूज़ करके पॉसिबल बना दिया है। और वो पॉसिबल बनाने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ से हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था कि नंबर मोल कॉन्सेप्ट के लिए कि हमें एटम का साइज और पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या होता है, उसका पता होना ज़रूरी है। और दूसरा, एटम को अगर हम मेजर काउंट करना चाह रहे हैं या फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें ऐसा यूनिट का पता होना भी ज़रूरी है। आई होप एटम का साइज समझने में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में भी आप अपना कमेंट लिख देंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मुझे महसूस होगा कि मेरा ये एफर्ट आपके लिए यूज़फुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।